हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस स्टैंडर्ड 12 के वीडियो में, जो कि रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के गुजरात बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर के साथ। दोस्तों, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हमें सीखना है, समझना है। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन का टाइम होगा, आपका रिवीजन का टाइम होगा, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा उस टाइम पे क्विक रिवीजन के लिए। तो मैनेजमेंट एग्जिस्ट सिंस एंशियंट टाइम्स एंड इट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन प्रिमिटिव एरा एज वेल एज फॉर प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। तो जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई, यानी कि आदि मानव काल से लेके अगर हम बात करें, तो तब से मैनेजमेंट हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तब भी जो आदि मानव हुआ करता था वो शिकार करने निकलते थे तो प्लानिंग करते थे, शिकार का सुपरविज़न भी करते थे कि कब वो पानी पीने निकलता है, कब कौन सी एक्टिविटी के लिए निकलता है, कब उसका शिकार करना है, कोऑर्डिनेशन करते थे एक दूसरे के साथ। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, दे आर मैनेज्ड बाय द ओनर्स देमसेल्व्स, but company form of business give rise to many problems, so there arise need of management। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, उसका मैनेजमेंट तो जो उसके ओनर होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर में ओनर खुद उसका मैनेजमेंट कर लेता है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलके मैनेजमेंट कर लेते हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी में तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना, उसका टास्क सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें उसके मीनिंग की, तो मीनिंग के अंदर यहाँ पे सबसे पॉपुलर मीनिंग जो दिया हुआ है कुन्स और ओडोनेल ने, और वो मीनिंग है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी कि मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, दूसरे लोगों से काम करवाना है। मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपको खुद सारे काम करने हैं। मैनेजमेंट ये है कि आपके अंडर में जो टीम है, आपका जो स्टाफ है, आपको उन लोगों से काम करवाना है। ठीक है, यही टास्क होता है मैनेजमेंट का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मुकेश अंबानी हैं, गौतम अदानी हैं, इतने बड़े एंटरप्राइजेस लेके बैठे हैं, तो क्या सारे काम वो लोग खुद करते हैं? नहीं, सारे काम वो दूसरे लोगों से करवाते हैं। दैट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एक और डेफिनेशन है लिविंगस्टन का, जिसमें बोला गया है कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो देखिए, मैनेजमेंट क्या है? एक फंक्शन है जहां पे हम कोशिश करते हैं हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हमें कैसे फुलफिल करने हैं? मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने हैं ये ऑब्जेक्टिव, और मिनिमम कॉस्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के चक्कर में टाइम ज़्यादा निकल जाए या फिर खर्चा ज़्यादा हो जाए। दोनों का ध्यान रखना है, मिनिमम टाइम में काम करना है और विथ मिनिमम कॉस्ट में, और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके, बेस्ट वे में उनका यूज़ करके हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। अब आगे हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट है वो हर जगह पे होता है ना। इट इज़ परवेसिव इन नेचर। जैसे हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट चाहिए, स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए, कोई शादी का फंक्शन है घर में, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में तो चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस, सब जगह पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली, इट इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट गोल के रिलेटेड एक्टिविटी है, जहाँ पे हम अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूट हो, वो अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट को बेटर बना के। तीसरा, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो देखो, जहाँ पे ग्रुप है वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे कंपलसरी मैनेजमेंट चाहिए, जहाँ पे टीम वर्क होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक बार मैनेजमेंट शुरू हुआ तो एंडलेस वो प्रोसेस है, वो चालू रहेगा कंटिन्यूअसली। उसके बाद है ह्यूमन प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है इंसानों का, है ना, तो ये ह्यूमन प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इज़ अ डिसीजन प्रोसेस।
यानी कि मैनेजमेंट के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ता है कब हमें कौन से स्टेप फॉलो करना है, कब कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कौन से रिसोर्सेज की मदद से कंप्लीट करना है। ये सारे डिसीजन, ये सारे फैसले आपको मैनेजमेंट में लेने होते हैं। उसके अलावा कब नया रिक्रूटमेंट करना है, कब एम्प्लॉयज़ को डिटैच करना है, कंपनी से निकालना है। काफ़ी बार कंपनी लॉस कर रही होती है तो एम्प्लॉयज़ को मतलब निकालना भी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सारे डिसीजन मैनेजमेंट लेवल पे लेने होते हैं। और लास्ट में है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट को कुछ लोग साइंस बोलते हैं, कुछ लोग आर्ट बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्रोफेशन भी बोलते हैं। साइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे साइंस रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है, वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आर्ट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज आर्ट सबके बस का नहीं होता है। आर्ट आता है सिर्फ आर्टिस्ट को, तो मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, तो ही, क्योंकि सबको काम निकलवाना नहीं आता है। और प्रोफेशन इसलिए क्योंकि अब मैनेजमेंट IIM वगैरह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो एज अ प्रोफेशनल बॉडी भी अब मैनेजमेंट काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। इसके बारे में आगे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है नेसेसरी इन एवरी फील्ड। चाहे कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स है, आर्मी है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, कोई भी फील्ड है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट के थ्रू हमें क्या करना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें बेस्ट वे में, ऑप्टिमम यानी कि सबसे बेस्ट तरीके से हमें इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, उनका यूज़ करना है। तीसरा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या कोशिश करते हैं, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम फुलफिल करने की, उनको अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं मैनेजमेंट की मदद से। और अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स सारे के सारे पूरे होंगे। यूज़फुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसका सबसे पहला कंडीशन है मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मैनेजमेंट की वजह से अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो आपके बिजनेस का एक्सपांशन होगा। एक कंपनी में से आप दूसरे अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हो, एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी फैक्ट्री बन सकती है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा, और जितना आपका बिजनेस ग्रो करेगा उतना आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगेन वही फंडामेंटल, अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपांड करेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता रहेगा। सोशल बेनिफिट। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोगों की मदद करते हो जॉब देने में, उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, तो सोशली उनका स्टेटस इंक्रीज होगा। और साथ में जो बिजनेस ग्रो करते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR बोला जाता है, वो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि कंपलसरी उनको 2% ऑफ द प्रॉफिट्स CSR एक्टिविटीज़ के पीछे खर्च करना पड़ता है। तो सोशल बेनिफिट भी होता है। और लास्ट में है नेशनल मोटिव। देखिए, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो वो GDP भी ग्रो होगा, तो अपने आप नेशनल मोटिव भी सर्व होगा। और साथ में GDP ग्रोथ के साथ एक और चीज़ होगी कि हमारे बिजनेस एक्सपांशन के साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इनकम भी जनरेट होगा। अब हमने डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बिकॉज साइंस मीन्स सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मैनेजमेंट टू हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस सच एज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सलिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट। तो ये जो सारी चीज़ें साइंस के अंदर हमें देखने को मिलती है कि सिस्टमेटिक बॉडी होता है, नॉलेज होता है, यूनिवर्सलिटी यानी कि साइंस के रूल्स यूनिवर्सली सब जगह पे अप्लाई होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कि जैसे कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी ग्रो करेगी, तो दैट इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो कुछ लोग मैनेजमेंट को साइंस बोलते हैं। और जॉर्ज R. टेरी ने बोला है साइंस टीचेस वन टू नो, यानी कि साइंस हमें नॉलेज सिखाता है, कुछ चीज़ें जानना सिखाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो जैसे कि आर्ट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल, बट टू इम्प्लीमेंट दैट शुड हैव थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब आपके पास स्किल है, एक्सपर्टीज है, लेकिन उसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो स्किल्स, आपका क्लेवरनेस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जानने से आप मैनेजर नहीं बन जाओगे। मैनेजर बनने के लिए आपको वो सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और वो स्किल्स चाहिए उसके लिए। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो प्रोफेशन इज ए एक्टिविटी वेयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी किसी भी फील्ड में आपको प्रोफेशन के लिए क्या होता है कि स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, उसका डिग्री चाहिए, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोफेशन के लिए, जैसे सीए बनना है तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, डॉक्टर बनना है तो आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। इंक्रीज इन द नॉलेज एंड रिसर्च, ये कब होगा, जब नॉलेज और रिसर्च इंक्रीज होगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं, जैसे जो लॉयर्स होते हैं उनका बार एसोसिएशन होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए मेडिकल एसोसिएशन होता है, जो सीएस होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एसोसिएशन होता है आईसीएआई। तो हर एक का अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, हर एक का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जो हर एक प्रोफेशन को फॉलो करने होते हैं। ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक प्रोफेशन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट्स का ध्यान रखना, उनकी इन्फॉर्मेशन दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी है। तो ये कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मात्रा में हमें कहीं ना कहीं आज की डेट में मैनेजमेंट में भी देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में बेसिकली 3 लेवल हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है टॉप लेवल, फिर आता है मिडल लेवल और लास्ट में आएगा बॉटम लेवल। और अगर हम बात करें टॉप लेवल में कौन आता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ वगैरह टॉप लेवल में इंक्लूड होते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग हेड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, पर्सोनल यानी कि एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट और उनके हेड हैं वो इंक्लूड होते हैं मिडल लेवल में। और तीसरा है बॉटम लेवल, जहाँ पे सुपरवाइजर, जॉबर और फॉरमैन वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो 1 बाय 1 ये इनके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, सीईओ, ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी टॉप लेवल पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। दे एक्ट एज अ ट्रस्टीज, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रस्टीज होते हैं, वो ओनर्स नहीं होते हैं, वो ट्रस्टीज के तौर पे काम करते हैं। उनके बाद नेक्स्ट ट्रस्टीज जो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। टू सिलेक्ट सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स, ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का जो सिलेक्शन है, हायर ऑफिसर्स का सिलेक्शन है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय द मिडल लेवल, मिडल लेवल के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जो बजट बनाया उनको अप्रूव करने का काम टॉप लेवल पे होता है। टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, आपको सारे लॉज फॉलो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। और जो भी है स्टेक होल्डर्स के भले में उनको काम करना होता है। टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, उनको लॉन्ग टर्म के प्लान्स भी बनाने होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी करना होता है। टू प्लान फॉर एंटरप्राइज एंड इम्प्लीमेंट दैट, हर एक जो प्लानिंग होता है वो टॉप लेवल पे होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वो वहीं से शुरू करवाते हैं। टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड, रिजर्व फंड्स एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्रॉफिट रिजर्व के तौर पे रखना है, कितना प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, ये सारा डिसीजन मेकिंग होता है टॉप लेवल पे। और उसके बाद है टू एनालाइज रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, अलग अलग एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, स्टडी करना है और अलग अलग डिपार्टमेंट को उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। फिर हम बात करेंगे मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। तो मिडल लेवल में अगर हम देखें तो क्या क्या इंक्लूड होता है, तो सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एचआर हो, ये सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं मिडल लेवल पे। डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं और एक्सपर्ट्स लोग मिडल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। अगर इनके फंक्शंस की हम बात करें तो इनका सबसे पहला फंक्शन है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीईओ, टॉप लेवल से सीईओ ने आपको जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया है वो सबको फॉलो करना है। सेकंड, टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंट हेड, हर एक डिपार्टमेंट का हेड बजट बनाएगा।
थर्ड, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल ने डिसाइड किए हैं उसके लिए पॉलिसी बनाना, रूल्स बनाना, स्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम मिडल लेवल पे होता है। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी यानी टास्क ऑन टाइम कंप्लीट होना, विथ मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट होना, ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में होता है, तो ये भी देखने का, ध्यान रखने का काम इनका है। टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथ्यूज द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का जुस्सा बनाए रखना है। हाउ इज़ द जोश, ये कंपलसरी करते रहना है, उनका जोश बढ़ाते रहना है। टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विथ एम्प्लॉयज़ ऑफ द अदर डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि हमें खुद के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है, खुद के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखना है और बाकी डिपार्टमेंट वालों के साथ भी कॉन्स्टेंट टच बनाए रखना है। नेक्स्ट, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट के जो सब डिवीजन है उन सबके काम पे ध्यान रखना है। टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड गेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन। कंटिन्यूसली हमारे डिपार्टमेंट का सुपरविजन करना है, जो भी हेड है उसको गेट इन्फॉर्मेशन लेते रहना है और उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़े उनको डायरेक्शन भी देना है, सुपरविजन भी करना है उनका। एंड टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग द पॉलिसी डिसीजंस। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको पॉलिसी डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी है। फिर आता है हमारा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं सुपरवाइज़र, जॉबर, फॉरमैन, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसको सुपरवाइज़र या फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। अगर इसके फंक्शंस की हम बात करें तो सबसे पहला है टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सुपरविजन होता है, सारे एम्प्लॉयज़ बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टू सी दैट देयर रिमेन्स डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, में डिसिप्लिन रखने का काम बॉटम लेवल पे होता है। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट का जो रूटीन डेली वर्क्स है उनको प्लानिंग करना है। टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़, लाइक ट्रांसफ़र कब करना है, प्रमोशन कब करना है, ट्रेनिंग उनको कब देना है, क्या देना है। टू गेट इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर एंड प्रोग्राम फ्रॉम द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। आपके जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके आगे एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाने हैं। टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी। आपको कंटिन्यूसली मशीनरी का लेआउट, रिपेयरिंग, है ना, ये सब का ध्यान रखना है, मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो आपको रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब का भी अरेंजमेंट्स करने हैं। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स के जो जेन्युइन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको सॉल्व करने हैं। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल। तो टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बनाई है, जो भी प्लान बनाया है, उसको बॉटम लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। एंड टू फॉरवर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके रिपोर्ट्स को आपको फॉरवर्ड करना है। तो ये सब टास्क हो गए बॉटम लेवल के। तो देखिए जनरली एग्जाम में ये होता है कि ये तीन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तीनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तीन में से एक क्वेश्चन जरूरी आएगा। फिर फंक्शन की बात करें तो अलग अलग लोगों ने, जैसे कुन्स ओडोनेल ने बोला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल, ये 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। हेनरी फेयोल ने बोला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। पीटर ड्रकर ने भी बोला है, ल्यूथर ग्यूलिक ने बोला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। और लास्ट में जॉर्ज टेरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जनरली हम देखेंगे तो लगभग सबके एक जैसे फंक्शंस हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस हमें कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन इन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर, यानी भगवान भी पास्ट तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन इंसान फ्यूचर बदल सकता है प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि हमें पास्ट का जो रिकॉर्ड है, पास्ट के जो फैक्ट है, उसके आधार पे हमें इंटर रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, फ्यूचर के साथ उसको लिंक करना है कि फ्यूचर में उसके अकॉर्डेंस में प्लानिंग करना है। तो जो मैनेजमेंट है उसका जो फर्स्ट टास्क होता है दैट इज प्लानिंग। इट बिगिंस विथ प्लानिंग एंड इट इज़ वाइजली कंसिडर्ड व्हाट वर्क, हु विल डू, व्हेन, हाउ विल एंड टू व्हाट एक्सटेंट, वो हमें डिसाइड करना है। तो आगे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। इट इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स।
यानी कि कोई भी कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए यहाँ पे हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है। जैसे कोई भी काम होता है वहाँ पे अगर हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे तो उस काम को पूरा करने की कोई भी जो जिम्मेदारी है वो भी उस पर्सन को होगी, उस डिपार्टमेंट की होगी। और उस काम करने के लिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोगों को काम असाइन करना है, वो अथॉरिटी भी उस इंसान के पास होगी। Objectives, policy, programs are decided through planning. For execution of plan, organization structure is formed. तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सब प्लानिंग के थ्रू डिसाइड होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इनका होता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और जिसका एक स्ट्रक्चर बनता है। प्लानिंग इज ब्रेन ऑफ बिजनेस यूनिट वाइल ऑर्गेनाइजेशन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर। बोला जाता है कि प्लानिंग करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन, और ऑर्गेनाइजेशन इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। फिर बात करेंगे स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग के अंदर आते हैं एम्प्लॉयज, वर्कर्स। तो दे आर द आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द यूनिट। स्टाफिंग इज कंसर्न विथ अवेलिंग एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर, मतलब कि हमें सेटिस्फैक्ट्री मैन पावर मिलना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड विथ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हमें फॉर द राइट पोजीशन, इन द राइट नंबर, एट द राइट टाइम, विद द राइट क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, और साथ में उनको ये भी काम करना है कि उनका जील यानी कि उनका जज्बा बना रहे, उनका जोश बना रहे, और एम्प्लॉयज़ आर बूस्टेड इफ़ दे आर सेटिस्फाइड। फिर बात करेंगे डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़ फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है, उनके काम को सुपरवाइज करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना है। अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं मिलेगा एम्प्लॉयज़ को तो कितना भी अच्छा प्लानिंग होगा, कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सब कुछ फेल हो जाएंगे। इट इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक टू डायरेक्ट द सबॉर्डिनेट्स, सुपरवाइज देम, उनका सुपरवाइजेशन करना है, उनको ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं, उनके काम को फिक्स करना है, उनको मोटिवेट करना है। बेसिकली लीडरशिप उनको प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड द लीडरशिप। ये सब काम हम इंक्लूड करेंगे डायरेक्टर में, डायरेक्शन में। फिर आता है कंट्रोलिंग, जो कि कहा जाता है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ से अगेन वापस मैनेजमेंट की प्लानिंग से शुरुआत होती है। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमॉन्ग द एफर्ट, रिजल्ट, रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमने एफर्ट किए, जो भी हमें रिजल्ट लाने हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उन सब के बीच में एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया है कंट्रोलिंग। इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ से ये फंक्शन खत्म होगा, वापस प्लानिंग से यही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। पहले क्या था, ट्रेडिशनली कंट्रोलिंग वाज डन विद अ नेगेटिव अप्रोच, बट नाउअडेज कंट्रोलिंग इज डन पॉजिटिवली। पहले नेगेटिवली कंट्रोल किया जाता था, जैसे कि कंट्रोल करने के लिए किसी की सैलरी काट देना, किसी को काम से निकाल देना, ये सारी चीज़ें पहले होती थी। बट आज के दिन में कंट्रोलिंग पॉजिटिवली होता है। जैसे अगर और एम्प्लॉयज़, वर्कर्स काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स का, सेमिनार्स का अरेंजमेंट करना, इन सब तरीकों से अभी कंट्रोलिंग करने की कोशिश करी जाती है। सो नाउअडेज इट इज़ डन पॉजिटिवली। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट आर नॉट टू बी रिपीटेड इन द फ्यूचर। इसका एक ही काम है ना, कि जो गलतियां हमने पास्ट में करी है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, वो हमें देखना है। और इन सबको जोड़ने वाला एक कॉमन फंक्शन है जो कि है कोऑर्डिनेशन, रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। हर एक स्टेज पे मैनेजमेंट के, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल हो, बॉटम लेवल हो, या कोई भी स्टेज हो मैनेजमेंट का, गिवन एन assurance for accomplishment of objectives. नो वर्क्स रिमेन इनकम्प्लीट एंड नो वर्क इज डुप्लीकेटेड। देखो कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होगा ना, कोई काम छूटेगा नहीं और कोई काम डबल बार नहीं होगा, सब कुछ कम्युनिकेटेड होगा। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी अमॉन्ग द डिफरेंट फंक्शंस कैरिड आउट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस यूनिट, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमें हार्मनी लाना है, यानी एवरीथिंग शुड बी इन वन लाइन, स्टेप बाय स्टेप सारे काम होने चाहिए, कुछ भी काम छूटना नहीं चाहिए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, हर एक एक्टिविटीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, जितना प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होगा, उतना ही कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा, उतना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। नॉट पॉसिबल विदाउट कोऑपरेशन। ये कोऑपरेशन के बिना ना पॉसिबल नहीं है, सबका साथ सबका विकास। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे आपका हो सकता है।
पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। एंड कंसीडर्ड एज द सोल ऑफ मैनेजमेंट, इसको मैनेजमेंट की आत्मा भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इट मेक्स ऑल द फंक्शंस इफेक्टिव बिकॉज इट मेक्स पॉसिबल ऑल एक्टिविटीज इन ईजी मैनर। कोऑर्डिनेशन की वजह से हम सारी एक्टिविटीज इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। इट लीव्स नो वर्क इनकम्प्लीट एंड नो वर्क इज डुप्लीकेटेड, ना कोई काम छूटेगा, ना कोई काम डबल बार होगा। It maintains harmony among the different departments and leads towards the accomplishment of pre-decided objectives। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में हारमनी लाने का काम भी कोऑर्डिनेशन करेगा और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगा। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमें सीखना है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नोन एज एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो बात करें अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें ये सीखना है कि प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसे करना है। मार्केटिंग मतलब सिर्फ उसका प्रचार करना या एडवर्टाइजिंग करना नहीं होता, उसके अंदर 4 पीस ऑफ मैनेजमेंट भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केटिंग मैनेजमेंट से पूछा जाता है कि व्हाट आर द 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो उसमें याद रखना है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो एचआर मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को अभी रिसोर्स माना जाता है, पहले ह्यूमन को लेबर माना जाता था, बट नाउ डेज ह्यूमन रिसोर्स माने जाते हैं, उनको एसेट माना जाता है कि इंसान जो भी हमारे वर्कर्स हैं वो हमारी एसेट्स हैं। तो उनको प्रॉपरली कैसे मोटिवेट करना, उनकी सैलरी कब बढ़ानी है, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके जब स्टाफिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होगी। फिर बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि कब कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से ये फाइनेंस ऑब्टेन करेंगे, कितने टाइम में उसको रीपे करेंगे, उसका कहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस होती है बिकॉज फाइनेंस इज़ लाइक द ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का रोल होता है, वैसे ही बिजनेस के अंदर फाइनेंस का रोल होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कि कौन सी प्रोडक्ट्स का हमें प्रोडक्शन करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, मार्केट में उसको कैसे सप्लाई करना है, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें ऑन हैंड रखना है, कितना फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें ऑन हैंड रखना है ताकि हम मार्केट सप्लाई को फुलफिल कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, एचआर मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सारे सेपरेट सब्जेक्ट्स आप जब कॉलेज लेवल पे आओगे तब ये सारे एज ए सब्जेक्ट भी आप पढ़ोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।